रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनाए, और जो ये नए सब्सटेंसेस बनेंगे इनकी प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म बिल्कुल डिफरेंट होंगे जिनसे ये मिलके बने हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स, और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जो ये नया सब्सटेंस बने हैं, अगर हम चाहें इनको वापस उन्हीं सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना जिनसे ये मिलके बना है, तो इसको फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर मैंने उनमें से कुछ लिख दिए हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, वेपोरेशन। इन सभी फिजिकल मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलेंगे उनकी स्टेट चेंज हो सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड या लिक्विड, मतलब कि कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है। चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन होने से पहले के सब्सटेंस और केमिकल रिएक्शन होने के बाद के सब्सटेंस का कलर डिफरेंस हो सकता है। टेम्परेचर में इसी तरह से टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकती है। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन को हम समझ चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। तो फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जो होता है ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये जो भी है ये हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। अगर इनके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि एक्टिविटी 1.1 में दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक्टिविटी 1.2 में जो दिया गया है, लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और एक्टिविटी 1.3 में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक की गोलियां डालेंगे, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। मतलब ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन में ही नहीं, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो भी हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पहचान करनी होगी। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, भागीदारी लेते हैं। एंड प्रोडक्ट्स द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी नए सब्सटेंस बनेंगे, जरूरी नहीं है कि एक बने, ज्यादा भी बन सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छी तरह से हमें ये समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल है एक्टिविटी 1.1 से लिया है हमने, जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही गैस होती है जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एयर की जगह हम कहेंगे ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जब बर्न किया जाता है तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? नया सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्शन में पार्ट कौन कौन ले रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों जो होंगे ये होंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है, जरूरी नहीं है एक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसे किस तरह से लिखा जाता है? A chemical reaction can be represented by chemical equation। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है उसको केमिकल इक्वेशन की सहायता से दर्शाया जा सकता है, शो किया जा सकता है। It involves uses of symbol of substance of reactant and products। इसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है। जो भी सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स में हो चाहे वो प्रोडक्ट्स में हो, उनके सिंबल्स का यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन की जाती है। फिजिकल स्टेट यानी कि वो सॉलिड है, जो भी सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, गैस या एक्वस, तो इन सब के सिंबल्स का यूज, इन सब के सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। सॉलिड के लिए हम एस का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए ए क्यू। एक्वस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, पहले केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 से
मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक केमिकल रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, यहाँ पर हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्टेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का सिंबल, हमें सिंबल्स का यूज करना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। और जो भी दो रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, चाहे वो दो रिएक्टेंट और दो से ज्यादा भी होंगे तो सभी के बीच में प्लस प्लस का साइन लगाएंगे। अगर प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन आएगा सभी के बीच में, ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो प्लस का साइन लगा दिया। अब लगाएंगे हम एक एरो। एरो जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन करेंगे और हम बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो ये एरो होता है इसके टेल की तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स और हेड की तरफ होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट हमेशा एरो के हेड की तरफ लिखा जाता है और टेल की तरफ रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। बैलेंस किस तरह से, MgO2, यहाँ पर Mg में कितने एटम है, 1, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो इस तरह की इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती है उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। इसे बैलेंस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। और अभी तो हमने इसकी फिजिकल स्टेट भी नहीं लिखी है तो फिजिकल स्टेट लिखेंगे। यहाँ पर Mg मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड, S4 सॉलिड, प्लस में O2 क्या है, गैस, ठीक है, G फॉर गैस, और मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। अब बात करते हैं एक्वस। एक्वस क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। कोई भी चीज पानी में घुली हुई होती है, उस सब्सटेंस, सिर्फ हम उस सब्सटेंस की बात करते हैं जो पानी में घुला हुआ है तो हम उसे कहेंगे एक्वस, ठीक है। जहां पर सॉल्वेंट वाटर होता है तो वो होगा एक्वस सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है उसके लिए एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पर Fe प्लस H2O रिएक्शन करने के बाद क्या बना, Fe3O4 प्लस में H2। Fe जो सिंबल होता है ये होता है आयरन का। तो आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, फेरिक भी कहा जाता है आयरन को, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है या आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। तो इसको हम बैलेंस करके देखेंगे इसे किस तरह से, किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको हिट एंड ट्रायल से सोल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो Fe सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या रखेंगे हम, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक है। एलिमेंट क्या है यहाँ पर, Fe ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे Fe के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में और Fe के कितने एटम है प्रोडक्ट्स में। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर Fe अकेला है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझो Fe का यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर Fe के 3 एटम्स है तो दोनों को लिख लेंगे। रिएक्टेंट में Fe का 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3 एटम है। इसी तरह से हाइड्रोजन का चेक करेंगे। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। अब ऑक्सीजन के चेक करेंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है तो रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 4। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इन दोनों में इक्वल एटम्स होने चाहिए, ठीक है। इक्वल करना है हमें इन सबको, 1 को और 3, इन सब चीजों को हमें इक्वल करना है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये एलिमेंट है या कंपाउंड है इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरह से। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी हमें चेंज करना है, जो भी हमें कुछ नंबर लिखना है वो इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर या यहां पर या यहां पर। तो यहां पर है Fe1 और यहां पर है 3 तो हम 1 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 जा 3, मतलब जो ये 3 हमें मल्टीप्लाई करना है ये कहां पर करेंगे हम, Fe के आगे, ठीक है।
अगर हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, Fe के 3 एटम्स हो गए और यहाँ भी Fe के 3 एटम्स हो गए, मतलब कि फेरिक जो है आयरन वो है वो हो गया यहाँ पर बैलेंस। H2 देखेंगे, H2 के रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो बैलेंस है ये पहले से ही। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का 1 है और 4 है, तो यहाँ हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, तो ये हो जाएगा 4। तो रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना हमें, ठीक है, तो रिएक्टेंट में 4 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ब्रैकेट के हम यहाँ पर तो चेंज कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये H2 में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में, तो 4 ऑक्सीजन क्या क्या हो गया 4, लेकिन ये हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया 8। मतलब जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अगर इसको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है तो हम यहाँ तो कोई चेंज कर नहीं सकते, हम जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में H2 है, अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 4 4 टू द 8, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब इसको फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट के साथ इसे दोबारा लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट मैंने पीछे वाले पेज पर समझा ही दिया था, जैसे कि सॉलिड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और AQ मींस एक्वस। इसे दोबारा से लिखते हैं, ये हो जाएगा 3Fe जो कि होता है एक सॉलिड प्लस में 4H2O, ये होता है लिक्विड, रिएक्शन हुआ उसके बाद Fe3O4 ये भी होता है सॉलिड प्लस में 4H2 हाइड्रोजन होती है गैस, ठीक है। ये हो गया हमारी प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें सभी की फिजिकल स्टेट मेंशन होगी और सभी एटम्स दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो थोड़ी सी हमारी होगी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन जिसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ा। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिविटी 1.1 से। मैग्नीशियम Mg प्लस O2 ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। हम पीछे वाले पेज पर ये इक्वेशन लिख चुके थे, लेकिन ये बैलेंस नहीं थी हमारी पीछे वाले पेज पर, तो इसे बैलेंस किस तरह से करेंगे। O2 यहाँ पर है, मतलब मैग्नीशियम तो यहाँ पर बैलेंस है, दोनों तरफ 1 1 है। O2 यहाँ पर है और O यहाँ पर है, तो O2 को बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए, मतलब दोनों के 2 2 हो गए। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, मैग्नीशियम का 1 है, तो मैग्नीशियम को भी इस तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2Mg सॉलिड प्लस में O2 गैस, उसके बाद 2MgO ये हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। पीछे वाले जो पेज पर जो हमने इक्वेशन लिखी थी स्केलेटल केमिकल, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से तो आपको इस तरह का टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।